अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। और इसमें हम डिस्कस करेंगे टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स विच आर अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। साथ ही साथ इस लेक्चर में होने वाली है कुछ डिस्कशन रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5 विच इज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, और हमने कवर किया है उसका इंट्रोडक्शन, देन टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट, फिर हमने डिस्कस किए हैं कुछ लॉज रिलेटेड टू गैसेस, फिर हमने डिस्कस की टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू आवर टॉपिक 5.4 विच वाज टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने डिस्कस की हैं 3 प्रॉपर्टीज, और उन 3 प्रॉपर्टीज में थी रिजिडिटी, मेल्टिंग पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट डेंसिटी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉलिड्स विच इज टॉपिक 5.5। हमने जब गैसेस और लिक्विड्स को स्टडी किया था तब उनकी टाइप्स को स्टडी नहीं किया था। सो ये एक खास तरह की कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड की कि हम इसकी भी टाइप्स को स्टडी करने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू द जनरल अपीयरेंस, हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं अपीयरेंस है। जनरल अपीयरेंस का मतलब जो आपको देखने से पता चले। सो अकॉर्डिंग टू द जनरल अपीयरेंस, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एंड दीज 2 टाइप्स आर अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वन बाय वन इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और आपको याद रखना है कि दोनों टाइप्स की डेफिनेशन, उनके अमॉर्फस या फिर क्रिस्टलाइन होने की रीजन, और साथ ही साथ उनकी एग्जाम्पल्स भी लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अमॉर्फस सॉलिड। लफ्ज अमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसकी कोई डेफिनेट शेप ना हो। अब आप तो कहेंगे कि सॉलिड की तो फिक्स्ड शेप होती है, और हम कह रहे हैं कि सॉलिड की एक टाइप है विच इज शेपलेस। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये उस शेप की बात नहीं हो रही जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में शेप कह लेते हैं। ये शेप है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ molecules. Yes. So the solids in which the particles are not regularly arranged, they are arranged. They are close to each other. They have strong intermolecular forces. They are connected with each other. But they are not regularly arranged. Or their regular shapes are destroyed. या हो सकता है वो पहले regularly arranged थे और फिर उनकी regular shapes हो गई destroyed. So ऐसे solids को हम कहेंगे amorphous solids, यानी कि shapeless सॉलिड्स। अब आपने 2 मुख्तलिफ तरह के अगर सॉलिड्स देखे हों, जैसे कि अगर एक ब्लॉक ऑफ स्टील है और साथ ही साथ आपके पास उसी साइज का रबड़ है। अब रबड़ भी सॉलिड है और ब्लॉक ऑफ स्टील भी सॉलिड है, तो क्या आपको ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसे लगे? कोई ना कोई फर्क जरूर दिखाई देगा। रबड़ थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी एज कंपेयर टू स्टील। आपको फील होगा कि रबड़ की शेप उस लेवल की डेफिनेट नहीं है जितनी स्टील की है। सो रबड़ है एक तरह का अमॉर्फस सॉलिड, यानी कि दूर से देखने में तो डेफिनेट शेप लग रही है, लेकिन अगर आप उसे क्लियरली ऑब्जर्व करें तो फिर आपको फर्क नजर आएगा उसकी शेप में, यानी कि उसकी शेप कुछ हद तक इररेगुलर हो सकती है। अब अगर हम देखें इसको पार्टिकल डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो अमॉर्फस सॉलिड कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जिसमें पार्टिकल्स हैं तो बहुत क्लोज, लेकिन उनकी तरतीब उस तरह की नहीं है। दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। अब इससे एक और चीज पे फर्क आएगा विच इज मेल्टिंग पॉइंट्स। वी नो दैट मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर सॉलिड स्टेट। सो मेल्टिंग पॉइंट पे फर्क ये आएगा कि दोज सॉलिड्स विच आर अमॉर्फस इन नेचर, they do not have sharp melting points. Sharp melting point का मतलब है कि जिस टेम्परेचर की बात हो रही हो exactly वही, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। वो 0.1 नहीं हो सकता, 0.2 नहीं हो सकता, वो 1 भी नहीं हो सकता। So amorphous solids they do not have sharp melting points. अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ देखें, so we have plastic, rubber or even glass. They are amorphous solids.
और क्यों है ये अमॉर्फस सॉलिड्स? क्योंकि उसकी एक निशानी ये भी हो सकती है कि दे डू नॉट हैव एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये तो कोई बात अमॉर्फस सॉलिड्स की। अब चलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरफ। सो क्रिस्टल बनता ही तब है जब पार्टिकल्स अरेंज हों इन अ रेगुलर पैटर्न। क्रिस्टल्स बहुत खूबसूरत खूबसूरत किस्म के भी हो सकते हैं, और आपने देखा होगा कि क्रिस्टल्स के एजेस भी होते हैं, और वो बनते हैं पार्टिकल्स की अरेंजमेंट से। स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज गोइंग टू गिव यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स. So the solids in which particles are arranged in a definite three-dimensional pattern, they are called crystalline solids. उन्हें हम कहते हैं crystalline solids. यानी कि अब अगर आप इस डेफिनेशन की तरफ देखें तो पार्टिकल्स अरेंज हों इन थ्री डायमेंशनल पैटर्न, तो उसे कहेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब अगर पार्टिकल्स अरेंज हैं तो इसका मतलब होगा कि दे विल हैव डेफिनेट सरफेसेस और फेसेस. जैसे कि अगर आप स्टील के ब्लॉक को देखें तो आपको उसके फेसेस नजर आएंगे, उसके एजेस बिल्कुल शार्प नजर आएंगे एज कंपेयर टू रबर. सरफेसेस बिल्कुल डेफिनेट और स्मूथ नजर आएंगी. सो ये निशानी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की. ईच फेस हैज अ डेफिनेट एंगल विद अदर्स. फेस का मतलब साइड, साइड को हम फेस भी कहते हैं. सो एक फेस दूसरे फेस से एक डेफिनेट एंगल पे होगा, और वो एंगल चेंज नहीं होगा. वो चेंज तब होगा जब उस सॉलिड की शेप चेंज हो जाएगी या फिर वो सॉलिड मेल्ट कर जाएगा. अब इसमें चूंकि पार्टिकल्स बिल्कुल ही एक ही तरह से बिल्कुल रेगुलरली अरेंज्ड हैं, सो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स. चूंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो सब पार्टिकल्स के बीच में इक्वल हैं, सो सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट करेंगे. इस वजह से उनका होगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट. अब अगर इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, सो हमारे पास एग्जाम्पल्स में है डायमंड. वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव सीन क्रिस्टल्स ऑफ डायमंड. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग. ये एक कार्बन की ही एक तरह की फॉर्म है और ये क्रिस्टल्स बनाती है. इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन क्रिस्टल आपने अपने घरों में देखा होगा, विच इज सोडियम क्लोराइड. जी हाँ, नमक. सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. अगर आप नमक को अपनी हथेली पे रख के देखें तो आपको उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स एक डेफिनेट शेप में नजर आएंगे, और वो होंगे सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट के क्रिस्टल्स. सो अगर आप कंपैरिजन करें अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, सो यू कैन सी दैट अमॉर्फस सॉलिड्स दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम एंड देयर पार्टिकल्स दे आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड. लेकिन अगर आप देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरफ तो आप देख सकते हैं कि इन प्रॉपर लाइंस ऑल द पार्टिकल्स दे आर अरेंज्ड. सो आपको याद करनी है इनकी डेफिनेशन, इनके होने की रीजन और इनकी एग्जांपल्स. सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की तो आपको समझ आ गई होगी. सो अब डिस्कस करते हैं कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातें. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी डिस्कस किया है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, और उसमें हमने देखी हैं कि उसकी टाइप्स दैट दे कुड बी अमॉर्फस और दे कुड बी क्रिस्टलाइन. सो अब डिस्कस करते हैं क्योरिंग विद सॉल्ट टू प्रिजर्व मीट. यानी कि हम मीट को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और सॉल्ट क्यों यूज होता है मीट को प्रिजर्व करने के. प्रिजर्व मतलब उसे महफूज करने के लिए. आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब गोश्त को ज़्यादा देर के लिए महफूज करना हो तो उसे नमक लगाकर सुखा लिया जाता है, और उसके बाद वो ज़्यादा देर तक महफूज रहता है. सो आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? चूँकि नमक एक सॉल्ट है और ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है यानी कि ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद होता है. सो देखते हैं कि नमक में ऐसी क्या खास बात है कि वो मीट को प्रिजर्व करने के काम आता है. सो टेबल सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर क्योरिंग मीट, and it is used in large quantity. Now, what is the reason behind this? Salt kills and inhibits the growth of putrefying bacteria. अब ये इन बैक्टीरियाज की ग्रोथ को कैसे रोकता है? It can stop the growth. Inhibit का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या फिर स्टॉप करना. So it can inhibit the growth by drawing water out of the meat. यानी कि सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड ये होता है एनहाइड्रस, यानी कि ये वाटर को
एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। सो ये मीट के अंदर मौजूद पानी को ड्राई कर देगा, उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब मीट के अंदर पानी का लेवल कम होगा, सो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं कर सकेंगे। सो वी कैन से दैट सॉल्ट इधर इट विल किल द बैक्टीरियाज और इट विल इनहिबिट द ग्रोथ, या उसकी ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन के अमल को रोकेगा या फिर उसे किल कर देगा। अब इसके लिए कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए? सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट अप टू 20% इज रिक्वायर्ड टू किल मोस्ट स्पीशीज ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया। ज्यादातर बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड है वो है 20%। एंड वंस प्रॉपरली सॉल्टेड द मीट कंटेन्स इनफ सॉल्ट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मैनी अनडिजायरेबल माइक्रोब्स। यानी कि जब आप उसमें इनफ सॉल्ट डाल देंगे, इतना सॉल्ट जो कि कम से कम 20% होना चाहिए, सो उससे मजीद बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी और कुछ टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज को किल भी किया जा सकता है। सो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह सॉलिड स्टेट में जो नमक है वो सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ते ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रिस्टलाइन लेटेस और क्रिस्टल लेटेस और स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, बल्कि उसके बहुत ज़्यादा यूजेस भी हैं और वो यूज़ होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। जैसे हमने देखा कि सॉल्ट यूज़ होता है उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि वो मीट में से पानी को ड्राई कर देता है। अब बात करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने इस चैप्टर में बहुत सी टेक्निक्स पढ़ी हैं जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट के बगैर मैयर नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि हर जगह डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में यू हैव डिस्कस्ड टेम्परेचर। सो टेम्परेचर का ऐसे ही पता नहीं चल जाता। वी नीड टू मेजर टेम्परेचर बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो इट मीन्स दैट इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। और जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में एडवांसमेंट आएगी वैसे वैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज में भी एडवांसमेंट आएगी। सो चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एज द साइंस प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट आ रही है वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंटेशन भी चेंज हो रही है। सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जब हमें एक इंस्ट्रूमेंट की फंक्शनिंग को कंसिडर करना है तो उसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस जो हैं दे आर डिटर्मिन्ड बाय ह्यूमन सेंसरी सिस्टम। ह्यूमन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसरी सिस्टम है जिसमें 5 सेंसेस काम करती हैं। डिफरेंट तरह की ऑब्जर्वेशंस के लिए हमारे पास डिफरेंट सेंसेस हैं। जैसे अगर आपने किसी चीज़ को देखना है तो यू हैव आई साइट, अगर आपने सुनना है तो यू हैव योर ईयर्स, अगर आपने किसी चीज़ को महसूस करना है तो यू हैव योर स्किन, और अगर आपने किसी चीज़ को स्मेल करना है सो यू हैव योर नोज। सो हमारे पास डिफरेंट तरह की सेंसेस हैं और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस को डिटरमिन करने में ये सेंसेस काम आती हैं। सो बेसिकली ये जो सेंसेस हैं आप इन पे 100% रिलाई नहीं करते। सो ये रिलाई करती हैं इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। सो वी कैन से दैट इट जनरली रिलाइज ऑन इंस्ट्रूमेंट्स दैट सर्व एज मीडिएटर्स बिटवीन द वर्ल्ड एंड सेंसेस। यानी हमारी सेंस और उस पर्टिकुलर प्रोसेस की तरफ एक चीज़ कॉमन है जो कि है इंस्ट्रूमेंट। मिसाल के तौर पे अगर आपने टेम्परेचर ही चेक करना हो तो आप अपनी सेंस से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको इतना बताएगा कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम, दैट्स इट। अगर आपको उसका एग्जैक्ट नंबर चाहिए सो यू नीड टू गो फॉर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ने उस गैप को फिल किया है। सो इंस्ट्रूमेंट जो कि है हमारा थर्मोमीटर वो आपको एग्जैक्ट रीडिंग बता देगा। सो दैट्स वाई इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ रीइंफोर्समेंट ऑफ द सेंसेस। यानी कि सेंसेस का काम बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए यू नीड इंस्ट्रूमेंट्स, और जितना अच्छा और प्रिसाइज और हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट होगा उतनी ही अच्छी सेंसेस वर्क करेंगी। जैसे कि अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो उसमें जब आपके पास रीडिंग लिखी आ जाएगी थर्मोमीटर पे तो बहुत आसान है उसको अपनी आई वाली सेंस से नोट डाउन कर लेना। अब उसमें स्किन की सेंस यूज नहीं होगी, उसमें यूज हुई है आई वाली सेंस, योर आई साइट, कि आपने बस उस नंबर को रीड किया और उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने महसूस करने की हिस्से से टेम्परेचर को नापने की कोशिश करेंगे सो उसमें एरर का चांस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी महसूस करने की हिस्स मेरी महसूस करने की हिस्स से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो। जो चीज़ मुझे इतनी गर्म नहीं लग रही हो सकता है कि आपको लगे। तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस में हम इतना मार्जिन नहीं रखते। सो दैट्स वाई ये जो गैप है इट इज़ फिल्ड बाय साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स।
इसके अलावा these instruments they provide a great capacity for increasing the power of observation. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी 5 सेंसेस से ऑब्जर्व नहीं कर सकते और आप अपने प्रोसेसेस को इजी भी नहीं बना सकते, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड ही होते हैं. एंड फर्दरमोर द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर फैक्टर इन चेकिंग और चेंजिंग द प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड थ्योरी. यानी पहले से जो थ्योरीज बनी हुई हैं उनको चेक करने के लिए, उनको राइट प्रूफ करने के लिए या उन्हें रॉन्ग प्रूफ करने के लिए या उनमें कोई अमेंडमेंट करने के लिए, कोई चेंज करने के लिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ही मेजर पार्ट है. जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में एडवांसमेंट आ रही है वैसे वैसे पुरानी थेरीज पे भी ज़्यादा एडवांस्ड लेवल पे काम हो रहा है और बहुत सी ऐसी थेरीज हैं जो कि लॉज बना दी जाती हैं और बहुत सी ऐसी थेरीज हैं जो नए इंस्ट्रूमेंट आने की वजह से आगे फॉरवर्ड नहीं की जा सकती क्योंकि शायद उनकी रीडिंग्स नए इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं होती. सो ये तो थी बात इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और साइंस और टेक्नोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में. अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो यू नीड टू गेट फेमिलियर विद द इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी 5 सेंसेस से साइंटिस्ट नहीं बन सकते. हमें अपने हर प्रोसेस की रिकॉर्डिंग के लिए, हर प्रोसेस की ऑब्जर्वेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स इन डिटेल, जिसमें हमने देखा व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड. आपको याद करनी है इनकी डेफिनेशन और स्पेसिफिकली इनकी एग्जाम्पल्स भी. साथ ही साथ हमने देखा कि हाउ टेबल सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड टू प्रिजर्व मीट और कुछ डिस्कशन की है अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स, दैट व्हाई इंस्ट्रूमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन साइंस और इंस्ट्रूमेंट्स में एडवांसमेंट किस तरह से हेल्प कर सकती है. सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.